नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, मैं ऐसे जगह आया हूँ जो नायक डी हॉल्ट है और मार्केट में मैं आया हूँ इस समय, और कुछ हमारे बहुत सारे यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। किसी मुद्दे पे हम चर्चा करना चाहूँगा थोड़ा-सा। एक आज के समय में कुछ ऐसी चर्चाएँ राम मंदिर को लेकर काफ़ी उफान पे है, तो थोड़ा-सा मैं इस चीज़ के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम प्रिंस कुमार है। कहाँ से हैं? जी, मैं रहने वाला जिला गाजीपुर, अच्छा, अच्छा। अच्छा। उत्तर प्रदेश से हैं। हाँ, हाँ। और हमारा घर पड़ेगा ग्राम हृदयपुर, पोस्ट हरदासपुर कला। जी। जी, मैं एक जखनिया द्वितीय से भावी जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। अच्छा, जिला सदस्य भी हैं। हाँ, जिला पंचायत ओके, सदस्य ओके, भी हूँ। ओके। जी। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो ये राम मंदिर बना हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो राम मंदिर बना है सर, जी। मैं उस पे कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी जाति धर्म संप्रदाय को नहीं मानता हूँ, ना मैं वर्ण विचारधाराओं को मानता हूँ। जी। जी, और सबसे पहली बात, जो राम मंदिर बना है, अगर वह राम मंदिर के जगह एक हॉस्पिटल बनता सर, जी। तो देखिए वहाँ पे सिर्फ हिंदू धर्म के लोग जाएंगे, तथा आजकल जातिवाद प्रथा बहुत है, वर्ण विचारधारा है, जी। ऊंच नीच की भेदभाव है। उसके साथ मैं कहना चाहूँगा, जो वहाँ पे अगर हॉस्पिटल बनता तो हर समाज, हर धर्म वालों का उद्धार होता जी। और उनका इलाज होता सर। तो वहाँ पे मंदिर के ना बना करके वहाँ पे अगर हॉस्पिटल बनाया जाता सर, तो बहुत बेहतर रहता। कहने का मतलब है कि मंदिर से आप भी संतुष्ट नहीं हैं। जी, मैं नहीं संतुष्ट हूँ सर। अच्छा, क्या लगता है कि अगर मंदिर बन गया तो उससे लोगों को रोज़गार नहीं मिला है क्या? जी, जी, उससे रोज़गार, देखिए किसको रोज़गार मिला? आप कैसे कह देंगे कि रोज़गार मिला? देखिए, यहाँ पे जो हमारे साथी पढ़े लिखे हैं, इधर-उधर घूम रहे हैं, कोई इंटर किया, कोई बीए, बीएससी करके इधर-उधर घूम रहा है, जी। और देखिए उसी को रोज़गार मिलेगा जिसे वेद पुराण और ऊंच नीच का ज्ञान रहे और उसे जातिवाद प्रथा पे चलाना हो, वही जाके मंदिर में रहेगा सर। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन जिस क्षेत्र में वो मंदिर बना हुआ है, जी, जी। तो वहाँ दूर-दूर से लोग आएँगे। जी। वहाँ किसी का मिष्ठान का दुकान हो, किसी का फूल का दुकान हो, जी, जी। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, उन लोग को तो वहाँ रोज़गार मिला ही। वहाँ के होटल का विकास हुआ, लॉन का विकास हुआ, बहुत सारे ऐसे वहाँ मुद्दा हैं जी, जी। कि विकास होने के वजह से बहुत सारा वहाँ विकास हो रहा है। जी, जी। मान लीजिए जो गरीब हैं, हाँ, हाँ, हाँ। असहाय हैं, जी, तो वो जी। लोग भी छोटा-मोटा रोज़गार करके अपना रोज़ी-रोटी तो वहाँ जी, से जी, कर ही जी, सकते हैं। देखिए, देखिए सर, वो सबसे पहले दुकान करने से पहले वो भी अपने बच्चे को छोटी-छोटी व्यवस्थाओं को देखते हुए और छोटे-छोटे बिज़नेसों को करते हुए सर, वो भी अपने बच्चों को इंटर पढ़ाए हैं, बीए कराए हैं, बीएससी कराए हैं, डिप्लोमा कराए हैं सर। वो भी एक यूपी पुलिस की भर्ती के लिए, वो भी एक मास्टरी के लिए जोड़ रहे हैं, वैकेंसियों के लिए। तो बिल्कुल। देखिए, 5 साल, 6 साल हो गए, आज तक सुपर टेट की वैकेंसी सर नहीं आई सर। और धर्म की बात की जाए तो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष जाते हैं। जी। किसी धर्म के यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। यहाँ पे धर्म होना ही नहीं चाहिए, संविधान के अनुसार माना जाए तो। जैसे अच्छा ये बात बताइए हमको, हुँ। देश तो संविधान से ही चलेगा, जी सर। लेकिन मंदिर जो बना हुआ है, हाँ राम जी। मंदिर, जी, जी। तो उसके होने से आपको मतलब दिक्कत हो रही है बहुत जी, ज़्यादा दिक्कत बात करने बहुत के हिसाब बहुत, से? देखिए, देखिए, हमको अ, दिक्कत ये हो रही है सर। जी। देखिए, दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ पे क्या हुआ कि बोला जाएगा कि मंदिर में भी और जो पत्थर में भी प्राण डाला जाएगा। जी। ठीक है सर? हाँ। पत्थर में प्राण डाला जाता तो हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं रहती सर। जी। अब बताइए, पत्थर में आप प्राण डाल सकते हैं, तो एक शरीर में जो मृत्यु हो गई जिसकी, उसमें भी तो आप प्राण डाल सकते हैं। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे, देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान दिए, मिसाइल मैन रह चुके हैं। वो भी एक दिन उनका एक दिन निधन हो चुका था। उनको उनके भीतर भी प्राण डालना चाहिए था। नहीं, देखिए, नेचुरल चीज़ों से तो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, हाँ। लेकिन ये तो मंदिर एक आस्था है लोगों की। देखिए तो देखिए सर, मैं हाँ। ना ज़्यादा बोल करके मैं एक चीज़ को बताना चाहूँगा, आपको अवगत जी। कराना चाहूँगा बिल्कुल, सर, बिल्कुल। अगर आप टाइम दें तो। नहीं, नहीं, बताइए, बताइए। जी, देखिए, हमारे देश में सबसे पहले वर्ण विचारधारा है। जी। आजकल हमारे देश में संविधान तो है, हुँ। कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी। ठीक है? हुँ। आज मणिपुर क्षेत्र के अंदर, मणिपुर राज्य में गैंग रेप किया गया। जातिवादिक मुद्दों पर एक बहन के, देखिए, जहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति को वस्त्र पहनाया जाता है, वहाँ पे एक जिंदा नारी को बेवस्त्र घुमाया जाता है। जी। ये हमारी देश की कहानी है। कैसे मान ले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम माने, कैसे माने? और दूसरी बात क्या है कि हमारे देश में सबसे पहले वर्ण विचारधारा है। कहा जाता है, ब्राह्मण जाति से पूछिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये हमारे देश में 4 वर्ण बताते हैं। मानव जाति को भी 4 वर्णों में विभाजित किए हुए हैं। इनसे पूछा जाए कि यह वर्ण विचारधारा कहाँ से आया, तो बताते हैं दिमाग से पैदा ब्राह्मण
और भुजा से पैदा छत्री है, पेट से पैदा वैश्य है, उसके नीचे से पैदा शूद्र है। तो मेरा कहना है, विश्व गवाह है और पूरा इतिहास गवाह है सर, कि कोई भी व्यक्ति दिमाग से पैदा नहीं होता, भुजा से पैदा नहीं होता, पेट से पैदा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति सम्मान द्वारा पैदा होता है। ये हम नहीं, पूरा विश्व गवाह है और विज्ञान गवाह है सर। जी जी। और दूसरी बात है सर कि यहाँ पर देखिए इंद्र कुमार मेघवाल जी के साथ ऐसा किया गया पानी पीने के कारण। देखिए तमाम से पत्रकार हैं, देखिए हमको बहुत खुशी मिली कि आप जैसे भी पत्रकार देश में पड़े हुए हैं कि जो गरीब मजलूम की आवाज़ उठा सकते हैं सर, बहुत खुशी मिली सर जी। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। जो हमारे जो मनीष जी हैं, मनीष पत्रकार जी, मनीष कश्यप जी, देखिए कभी 2.5 महीने 2 महीने हुआ इंद्र कुमार मेघवाल जी की जो हत्या की गई मटके के कारण, उस पर मनीष जी कभी आवाज़ नहीं उठाए जी। दूसरी बात क्या है, मणिपुर में जो एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ बिना वस्त्र रोड पर घुमाने का कार्य किया गया, उस पर मनीष भाई एक भी बार आवाज़ नहीं उठाए। तमाम सी मीडिया सोई थी सर जी। लेकिन मैं इस सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले धर्म को ना मानते हुए पार्टी को, देखिए हम भी किसी पार्टी को लाइक करते हैं, आप भी किसी पार्टी को लाइक करते हैं, लेकिन मिनिमम बात क्या है कि पार्टी बड़ी नहीं होती, देश बड़ा है, देश के बारे में सोचिए। हाँ। और जो पार्टी देश के बारे में सोचेगी उसके बारे में हम सोचेंगे सर। जी जी। मैं एक कैंडिडेट हूँ सर, लेकिन मेरे सिर पे किसी चीज़ की गमछी नहीं है सर। बिल्कुल सही। हाँ अच्छा, एक बात और मुझे जाननी थी आपसे, जो आप जिला पंचायत सदस्य कहाँ से लड़ रहे हैं सर? कि आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? आप जी अभी प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने वाले, यही ना? जी, चुनाव हम लड़ने वाले हैं, भावी प्रत्याशी हैं सर। भावी प्रत्याशी। किस पार्टी से आप लड़ेंगे? देखिए मैं किसी पार्टी के अंतर्गत तो अभी नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है ना, हम किसी पार्टी के अंतर्गत होना चाहते हैं। अच्छा जी, मैं मानववाद को लेकर के और अपने समाज के साथ साथ, अपने देश के साथ साथ, अपने क्षेत्र पे विश्वास करते हुए जी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और मैं किसी पार्टी के अंतर्गत चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। अच्छा, अगर आप जीत जाते हैं, जी जी, जैसे भी आप अगर जीत जाते हैं तो समाज के लिए क्या करना चाहेंगे आप? देखिए मैं अगर जीत भी जाता हूं तो सबसे पहले, जैसे एक परिवार का एक माता पिता एक मालिक होते हैं, वैसे एक क्षेत्र का एक पंचायत सदस्य मालिक होता है। अच्छा जी। तो मैं सबसे पहले, अगर जो हमारे क्षेत्र में युवा हैं, बहन बेटियां हैं जी, जो शिक्षा लेने में असमर्थ हैं, उनको मैं सबसे पहले शिक्षा दिलवाने का काम करूंगा जी। जितना तक हो सकता है, जो उनका जो मैं, कहा जाता है, तमाम से लोग कहते हैं कि आवास आया, लैट्रिन दिलवा दीजिए, वो दिलवा दीजिए। देखिए सर, मैं आवास दिलवा दूंगा, लैट्रिन दिलवा दूंगा, वैसे भी दिलवा सकता हूँ, अभी भी दिलवा सकता हूँ सर जी। और मैंने दिलवाया भी है, और मैंने कुछ माताओं बहनों की पेंशन को बनवाया भी है सर जी जी। तो मैं करवा सकता हूं, लेकिन मैं जीतने के बाद सबसे पहले क्या कार्य करूंगा, और अभी भी करता हूं। देखिए मेरे क्षेत्र में मेरी कोचिंग चलती है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर कोचिंग सेंटर, 6 संस्थाएं हैं। को मैं थोड़ा सा काटना चाहूंगा, जैसे समाज के लिए जैसे आप मतलब क्या करेंगे, बस थोड़ा सा इसको बताइए जी। देखिए मैं समाज के लिए सबसे पहले अपनी बहन बेटियों को और अपने क्षेत्र में शिक्षा देने का काम करूंगा जी। और देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है शिक्षा, ठीक है? तो शिक्षा दिलवाने का मैं काम करूंगा। जहाँ तक मेरा प्रयास रहा कि मैं हर एक बच्चे को, हर एक बहन बेटियों को और हर एक क्षेत्र में शिक्षा फैलाने का काम करूंगा, और जो संविधान के अनुसार विकास आएगा करने के लिए, जो आदेश होगा करने के लिए, मैं वो अवश्य करूंगा। तो वो काम करेंगे आप पूरा? जी जी। ऐसे तो जैसे आप बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे नेता ऐसे मतलब बोलते हैं कि मैं सत्ता में आऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता है। क्या करना चाहिए? देखिए सर, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे माता पिता यही शुरू से शिक्षा दिए हैं कि बेटा रुपया तो एक वैसा भी कमाती है, लेकिन नाम हर शख्स नहीं कमा पाता, तो बेटा तुम्हें नाम कमाना है। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, कुछ लोगों से और मैं बात करना चाहूँगा। अच्छा, राम मंदिर को लेकर आप संतुष्ट हैं कि नहीं? संतुष्ट नहीं है। देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा लाउड बोलिए, आवाज़ कम। माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए क्या अच्छे दिन आएंगे, जरा हमें बताएंगे? हमेशा की तरह इस बार भी कोई नया स्लोगन लाएंगे? बस अपनी मन की बात सुनाएंगे, लोगों की भी मन की बात सुने जाएंगे? खैर वो सब छोड़िए, ये जो हमारे बेरोजगार हैं ये कहाँ जाएंगे? युवा को रास्ता दिखाएंगे या सिर्फ फ्राइडे मनाएंगे? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वाईफाई क्लास, एजुकेशन सेंटर्स है, क्या कभी उसमें गरीब घुस पाएंगे या जीरो अकाउंट जीरो में ही रह जाएंगे?
कहीं ईवीएम खराब है तो किसी को चढ़ रहा है बुखार है, पेटीएम का डाटा चोरी कर्नाटक में मिलीहार है, महंगाई बढ़ रही है तेजी से मार्केट में, पोल्यूशन कम करने का कोई विचार है, या विदेश का अगला दौरा फिर से तैयार है? तो दिक्कत किस बात की है? इस बार का स्लोगन तैयार है, अब की बार तो 350 पार है। खैर माना लॉलीपॉप बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन जनता के साथ ऐसा नहीं चलता है। आपने बहुत अच्छा काम किया, गाँव तक बिजली दे दिया, उसको शौचालय दिया, नोट बंद कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया, कोरोना रहा, लॉकडाउन लगाया, किसान आंदोलन कराया, लेकिन भैया कभी किसी ने ये नहीं बताया कि जो 200-300 कमा रहा है कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। स्कूल की तो बात छोड़िए, उनके पेट तक नहीं भर पा रहा है। जी जी काफी विकास किया आपने, देश का रेट काफी कम हो गया, तेल का किराया भी सस्ता हो गया, जेल का हादसा भी कम हो गया रेल का, लेकिन तारीफ तो बनती है क्योंकि आपकी सरकार की उपलब्धियां कम नहीं है। डिजिटल मीडिया का युग, कैशलेस इकोनॉमी, जियो का डाटा, पतंजलि का आटा, प्रदेश मुक्त भ्रष्ट युक्त, भैया जागरूकता काफी है लोगों में, लेकिन ये सब दिखाइए जाके पोगों में। आलम यह है कि जॉब वाले बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस वाले जॉब करना चाहते हैं, युवा हमारे नेम कमाना चाहते हैं, जो अपोजिशन कर विलियम दीवाना भी सेम, आस्क माय नेम, हु डज नॉट मैटर। खैर छोड़ी जाने भैया, 2000 अब इस बार फिर से चुनाव होंगे, फिर से बरसाती में ढक बाहर आएंगे, गांव जाएंगे, शहर जाएंगे, हमको सिखाएंगे, तुमको बताएंगे भैया हम ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, लेकिन सवाल मेरा वही है जो हम सबके लिए सही है, क्या अच्छे दिन है, क्या आने अभी बाकी है? तो ताली बजा दो भैया, रामलला की झांकी है, मंदिर तो बन गया, मस्जिद अभी खतरे में, लोग सब एक ही हिस्से में बढ़ रहे हैं। देश को एकता चाहिए, सिर्फ नेक नेता चाहिए, और जो फालतू के काम करे उसे फेंक देना चाहिए, अनपढ़ को स्कूल भेज देना चाहिए, अंधविश्वास को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। चलिए ठीक है यही सर, रहे आज ठीक है, का मैं समझ strong चुका। और एक्चुअली आप भी मतलब इस सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट नहीं, हम तो बता दिए पूरा एकदम A to Z आपको बता दिए। बिल्कुल सर, आइए कुछ लोगों से और बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे सर पर? हम तो बस 100 का एक ही बात कहेंगे कि आप जैसे एक ही बात कहेंगे कि हमें ना राम ने कुछ दिया है और ना ही कृष्ण ने कुछ दिया है, जो भी कुछ दिया है बाबा साहब के संविधान ने दिया है। हम तो जनता से जो भी लोग देख रहे हैं बस यही कहेंगे कि क्यों पूजते उनको जिन्होंने तुम्हारा शोषण किया, और क्यों नहीं पूजते उनको जिन्होंने तुम्हें जीने का अधिकार दिया। अरे पूजना है तो बेशक पूजो उनको, लेकिन जिन्होंने तुम्हें जीने का अधिकार दिया। बाबा साहब मैं तेरी तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों पे इतना जोर नहीं, और सारा जहां में जाकर ढूंढ लेना, मेरे भीम के जैसा कोई और नहीं, बस यही कहेंगे। हाँ, तो एक बात और मुझे जानी थी, लोगों का कहना है कि संविधान खतरे में है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं कहना चाहूँगा, जी जो संविधान से चलते हैं, जी। साथ ही साथ हर वक्त कहता आया हूँ, आज भी कहूँगा। जी जी, जैसे मेरे बड़े भाई आनंद जी ने बोला, क्या बताइए? देखिए जो भी कुछ मिला है बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। मैं कहता हूँ कि जिसे बल मिला, अरे जिसे बल मिला वह बलवान बन गया, अरे जिसे बल मिला वह बलवान बन गया, जिसे धन मिल गया वह धनवान बन गया। मुझे तो अम्बेडकर मिले साहब, मैं इंसान बन गया, मैं इंसान बन गया। और दूसरी बात क्या है सर, जो संविधान को देख के चलते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं तख्त भी बदलना जानता हूँ सर, मैं तख्त भी बदलना जानता हूँ और ताज भी बदलना जानता हूँ। जो संविधान मिटाने की बात करे, भूगोल क्या इतिहास भी बदलना जानता हूँ। चलिए सही है, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये रहा कि संविधान खतरे में तो है, लेकिन किस तरीके से खतरे में, ये जानने का मैं प्रयास कर देखिए रहा हूँ सर, संविधान खतरे में इसलिए है कि देखिए हमेशा मेरा संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, तो संविधान की सोच को हटा करके अलग जगह पे रख करके धर्मवाद चीज़ों को फैलाया जा रहा है, पंखड़वाद चीज़ों को फैलाया जा रहा है, धर्म की और संविधान की नहीं मानी जा रही है। तो आज भी हमारा संविधान खतरे में है, संविधान को मिटाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है सर। बस चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, थैंक यू।